हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाउ अंडर द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस सेक्शन deals with consideration in detail. It discuss consideration in detail. Consideration is a very important aspect of any contract. So let us see and see in details about the consideration under Indian Contract Act. देखिए, the consideration has been defined under section 2D of Indian Contract Act under the interpretation clause. Right. So according to this definition, क्या कहता है कि at the desire of the promisor. So in any contract there are two parties. Suppose A and B enters into a contract, जिसमें A B को प्रॉमिस करता है कि if you pay me 25 lakh rupees, if you pay me 25 lakh rupees, I shall make you a house. ठीक है, तो यहाँ पे A is the promiser, क्योंकि A प्रॉमिस कर रहा है, A is promiser. और B को प्रॉमिस किया जा रहा है, so B is promisee. राइट, तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब ए के डिजायर में द प्रोमिसी और एनी पर्सन मतलब बी और ऑन बिहाफ ऑफ बी एनी अदर पर्सन, बी के कोई रिलेटिव हो गया, कोई हो गया, सी हो गया, वो क्या करता है, हैज डन और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे एस्पेक्ट है। पहला एक एस्पेक्ट है, the consideration can be an act or abstinence, that is act or omission. Act, so act is a positive aspect, whereas abstinent or omission is a negative aspect. Both can be consideration. ठीक है, once again the promise can be past, present और फ्यूचर। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कहा गया है। देखिए हैज डन तो ये हो गया पास्ट एस्पेक्ट, पास्ट में, और डज तो ये हो गया प्रेजेंट, और प्रोमिसेस टू डू तो ये हो गया फ्यूचर एस्पेक्ट। मतलब सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन बनता है तुरंत बी ने 25 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, तो फिर वो पास्ट हो गया, तो हो गया क्या, या फिर 25 लाख रुपए पहले ही पेमेंट कर दिया जा चुका था, तो वो हो गया पास्ट कंसिडरेशन। राइट, या फिर जब हाउस बेच रहा है, रेडीमेड एक हाउस बेच रहा है, तब 25 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है, तो वो हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन, डज। और ये भी हो सकता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें ए भी प्रॉमिस करता है कि हम तुमको घर बना के देंगे, और बी भी कहता है कि हम तुमको 25 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, जब जब फ्यूचर होता है, जब वो फ्यूचर एस्पेक्ट होता है, तो बोथ आर प्रोमिसर ऑफ ईच अदर। ठीक है, और दोनों की जो प्रॉमिस होता है वो एक दूसरे की कंसिडरेशन हो जाता है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 25 लाख रुपए, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, ये घर। ठीक है, सो इन केस ऑफ फ्यूचर प्रोमिसेस द प्रॉमिस बिकम्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट बिकम्स कंसिडरेशन for each other. Right, तो आप समझ गए होंगे कि what is this definition is saying and what is basically consideration is. Right, now let us see under section 25 of Indian Contract Act. ठीक है, क्या कहता है कि any agreement without the consideration is void. देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा गया, क्योंकि जब तक वो कोई
वैलिड नहीं होता है तब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट कंसिडरेशन दैट एग्रीमेंट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट शब्द को यूज नहीं किया गया है और कहा गया है कि द एग्रीमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, राइट। तो इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज नैडम पैक्टम ऑबिटन नॉन एक्सियो। तो इसका मतलब नैडम पैक्टम मीन्स नेकेड पैक्ट, naked pact, that is a pact, that is a agreement without consideration, agreement without consideration। And obiter non actio means not actionable or does not arise cause of action। तो agreement without consideration is not actionable, because without consideration the cause of action does not arise। This is the principle that is used, ठीक है। अब देखिए इस ये जो प्रिंसिपल है कि विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वॉइड, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहली तो बात ये, देयर आर थ्री एक्सेप्शंस, देयर आर थ्री एक्सेप्शंस व्हिच हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 25 itself। देयर आर थ्री एक्सेप्शंस इन द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। इसके अलावा भी कुछ और एक्सेप्शंस है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये जो तीन एक्सेप्शंस है ये क्या कहता है जो सेक्शन 25 में मेंशन किया गया है। नंबर वन, एक्सेप्शन नंबर वन, सेक्शन 25(1) में कहा गया है एन एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। तो एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा जो राइटिंग में होना पड़ेगा और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दूसरा, मेड आउट ऑफ लव एंड एफेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सेप्शन। लव एंड एफेक्शन के बेसिस पे होना पड़ेगा बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। देखिए यहाँ पे नियर रिलेशन कहा गया है, नियर रिलेशन कहा गया है, कहीं पे भी ब्लड रिलेशन नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो दैट कैन बी ब्लड रिलेशन, दैट कैन बी ब्लड रिलेशन और मैरिटल रिलेशन or other relation, but the aspect of love and affection should be there। अगर लव एंड अफेक्शन नहीं रहता है तो फिर वो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा और इस एग्रीमेंट को राइटिंग में होना पड़ेगा और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो इसका जो राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसमें भी ये दिखना चाहिए कि ये लव एंड अफेक्शन ये शो करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल उठ सकता है कि क्या लव एंड अफेक्शन ये जो पार्ट है क्या इसको कंसिडर किया जा सकता है, क्या इसको कंसिडरेशन माना जा सकता है। The answer is no, because consider can be something which has a value in the eyes of law। There has to be something which has a value in the eyes of law। Now love and affection does not have any value in the eyes of law, right। तो इसको कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके कंसिडरेशन के बाद भी ये कैसे वैलिड हो रहा है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में कहा गया है। दैट इज वाई इट हैज बीन कंसिडर्ड इन अंडर एक्सेप्शन। अगर लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन होता तो फिर इसको एक्सेप्शन माना ही नहीं जाता, है ना। तो दिस इज नो कंसिडरेशन, बट इवन विदाउट दिस कंसिडरेशन दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, राइट। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। द सेकेंड एक्सेप्शन इज mentioned under section 25(2) of this contract act। तो इसमें क्या है, a person promise to compensate, right, wholly or in part, a person voluntarily has done something for the promiser। तो देखिए let us take an example A and B। तो A is the promiser, A is the promiser and B is the promisee।
तो किसने क्या किया है, बी ने ए के लिए वॉलेंटरली कुछ किया है। सपोज ए का वॉलेट खो गया है, ए हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, राइट। तो ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बाद भी बी ने वॉलेंटरली उसके वॉलेट ढूंढ के लाके ए को देता है, ठीक है। तो ए बी को प्रॉमिस करता है कि ही विल कंपेंसेट फुल्ली और इन पार्ट, राइट। तो दैट प्रॉमिस बिकम्स बाइंडिंग, दैट प्रॉमिस बिकम्स बाइंडिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि बी ने वॉलेंटरली ए के लिए जो काम किया, कैन दैट नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पास्ट कंसिडरेशन, कैन दैट नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पास्ट कंसिडरेशन? द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि कोई भी चीज जब वॉलेंटरली किया जाता है तो फिर उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। लेकिन इस कंसिडरेशन के अलावा भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शंस के अंदर डाला गया है। फिर से वही चीज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर ये ए का जो पास्ट एक्ट है, ठीक है, अगर उसको कंसिडरेशन माना जाता तो फिर इस प्रोविजन को एक्सेप्शन में नहीं डाला जाता, एक्सेप्शन में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो that is an exception where the past act of B is not a consideration, but still the promise of A is binding, क्योंकि A ने प्रॉमिस किया है, ठीक है। अब इस केस में ना तो उसको राइटिंग में होना चाहिए, ना ही वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कोई ओरल प्रॉमिस, ओरली भी कोई प्रॉमिस करता है ए, तो भी वो बाइंडिंग हो जाएगा ए के ऊपर, बट उसको वो प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बी वॉलेट ढूंढ के लाके देता है और ए कोई प्रॉमिस नहीं करता है, तब जाकर के ये कोई भी चीज ए के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ये अगर प्रॉमिस करता है तब भी जाकर के उसके ऊपर वो चीज बाइंडिंग होगा, राइट। सो दिस इज एक्सेप्शन नंबर 2 एंड द थर्ड एक्सेप्शन इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 25(3). फिर से यहाँ पे एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा जो कि राइटिंग में होना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला जो था वो राइटिंग में और रजिस्टर, राइटिंग एंड रजिस्टर दोनों चाहिए था। दूसरा वाला राइटिंग में भी नहीं चाहिए था, रजिस्टर में भी नहीं चाहिए था, ओरली होगा तो भी चलेगा। और थर्ड जो है वो सिर्फ राइटिंग में होगा तो ही चलेगा, ठीक है। साइंड बाय पर्सन और हिज ऑथराइज्ड एजेंट हु इज लायबल, तो एक आदमी होना पड़ेगा, एक पर्सन होना पड़ेगा हु इज लायबल। सपोज ए इज लायबल, राइट। तो क्या करता है प्रॉमिस, wholly or in part a time barred debt. Suppose A has taken a loan from B of rupees 10,000 10 years ago, 10 years ago, ठीक है। नाउ ये जो डेट है, ए का जो डेट है 10 साल पहले जो उसने लोन लिया था बी से, that has become time barred, that will come under limitation। 10,000 लोन लिया था एक साल के लिए, एक साल के लिए लोन लिया था 10,000 रुपए 10 साल पहले, तो वो लिमिटेशन के पीरियड में आ गया। तो दैट बिकम अ टाइम बार्ड डेट, राइट। तो बी कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ दैट 10,000 रुपीज, क्योंकि वो लिमिटेशन पीरियड में आ गया है, लिमिटेशन के बाहर चला गया एंड दैट हैज बिकम अ टाइम बार्ड डेट। लेकिन ये सपोज राइटिंग में बी को प्रॉमिस करता है कि हाँ हम तुम्हारे जो डेट है उसको बाई और होली और इन पार्ट, आइदर पूरा 10,000 या फिर 5,000 6,000 पार्ट में हम तुमको पेमेंट करेंगे, तो फिर वो बाइंडिंग बन जाता है। तब फिर टाइम बार्ड डेट होते हुए भी वो बाइंडिंग बन जाता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि कोई भी जब लिमिटेशन पीरियड टाइम बार्ड डेट होता है, ठीक है, वो उसकी रेमेडी को बार बार करता है, रेमेडी को बार करता है, राइट को नहीं। तो राइट, बी का जो राइट है वो दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, लेकिन उसका जो रेमेडी था, बी का जो रेमेडी था कोर्ट में जाने का, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर गया था, वो रेमेडी बार हो गया था। लेकिन क्योंकि ए ने प्रॉमिस कर दिया फिर से कि हाँ हम तुम्हारे डेट वापस करेंगे, पैसा वापस करेंगे,
So that again became binding on A, right? So once again, the time birth date is not a consideration for B, but still without this consideration, this promise becomes binding because that has been provided under this exception number 3 under the section 25 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तो रहा 3 एक्सेप्शन जो कि सेक्शन 25 में ही मेंशन है, और इसके अलावा भी और भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, ग्रेचुइटस बेलमेंट। सपोज ए इज अ पर्सन जिसके भाई है बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए विदाउट एनी कंसिडरेशन अपना जो बाइक है वो बी को देता है बेलमेंट पे, ठीक है। तो that is also a contract which does not have a consideration, but still that contract is valid. So gratuitous bailment is a contract without agreement without consideration will be called a contract that is valid. Second, for a contract of agency under section 185 of Indian Contract Act, तो agency के contract के लिए consideration is not necessary. For agency, consideration not necessary. Right? And third, gift under section 122 of Transfer of Property Act. तो once again, gift में भी कोई consideration नहीं होता है, गिफ्ट में भी कोई consideration नहीं होता है, but still it's a transfer of property, so it's a contract and it remains valid. So these are some other examples of exceptions जहाँ पे consideration नहीं होता है. But other than these exceptions, in general, without consideration, the agreement is void. That is, it is without consideration, there is no